हेलो दोस्तों, स्टडी एज में आपका स्वागत है। और हम 500 क्वेश्चंस कर रहे थे महत्वपूर्ण, जिसका ये है सेट नंबर 6। तो इस सेट में हम देखेंगे 101 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कब समाप्त किया या एबॉलिश किया? तो ये किया था इसने 1829 में, और इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया। और विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और जो कि पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भी था। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो भी था विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंग था। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसी के तहत पहला भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग ने बहुत सारे काम किए, जैसे ठगी प्रथा का अंत किया और मैसूर को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। इसके अलावा मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर उसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो अंग्रेजी के विकास में विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है 102 नंबर का। इसमें कहा गया गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर किसे अपॉइंट किया? तो ये थे गुरु अंगद। गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक है, टोटल 10 गुरु हैं, उनमें से पहले थे गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये प्रथम गुरु थे, और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। दूसरे गुरु की बात करें तो ये थे गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम था लहना, और इन्होंने एक गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। ठीक है, इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ। तीसरे और चौथे में दास दास लगा है, तो आप याद कर सकते हैं दास दास। ठीक है, तीसरे चौथे में। और पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की जो है रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने जो है मरवा दिया था 1606 में। तो आपको 2 गुरु याद रखना है। जहांगीर ने हत्या कराई थी गुरु अर्जुन देव की, और औरंगजेब ने हत्या कराई थी गुरु तेग बहादुर की। तेग बहादुर कौन थे? ये 9th नंबर के थे, 9वें गुरु थे सिख धर्म के। उन्हें इनका नाम बस याद कर सकते हैं आप 6वें 7वें और 8वें के। तो इनका नाम भी याद कर सकते हैं। इसमें तीनों में हर हर लिखा है, तो हर गोविंद, हर राय और हर किशन। तो 6, 7, 8 नाम भी याद आप आसानी से कर सकते हैं। हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, और तीसरे चौथे में दास दास लिखा है। तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। और लास्ट नंबर के और 10वें नंबर के थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ। तो इनके जो काम है स्पेशल, ये भी आपको याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। एक बार नज़र मारते हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक जी, इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये प्रथम गुरु थे। दूसरे थे गुरु अंगद, इनका बचपन का नाम था लहना, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। तीसरे गुरु थे अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवें थे गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। 1606 में इनको मरवा दिया था किसने? जहांगीर ने। छठवें थे गुरु हरगोविंद। 7वें थे गुरु हर राय। 8वें गुरु थे हर किशन, और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने। और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो था जहांगीर का पुत्र था खुसरो। और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर। और 1526 में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक, और 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और बाबर का पुत्र था हुमायूं के अलावा आप 2 नाम याद रख सकते हैं, जैसे एक है कामरान और एक है हिंदाल। ये 3 पुत्र थे बाबर के, हुमायूं, कामरान और हिंदाल। हुमायूं का पुत्र था अकबर का नाम क्या था पूरा? अकबर का नाम था जलालुद्दीन अकबर। और अकबर का पुत्र हुआ फिर जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। और सलीम के पुत्र कौन कौन थे? सलीम का पुत्र था खुसरो, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सलीम का पुत्र था खुसरो। इसके अलावा एक नाम और याद रख सकते हैं आप, शाहजहां भी इसका पुत्र था, और शाहजहां जो है गद्दी में बैठा था। और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब और दाराशिकोह। तो ये सारा जो है मुगल साम्राज्य के बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है चार्ल्स वुड डिस्पैच, मतलब चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है किससे संबंधित है?
चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित है एजुकेशन से, और इस आदेश पत्र के द्वारा पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के महत्व को बढ़ाया गया। वर्ल्ड अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। और 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस, विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे। इनमें से कौन से क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी क्या है? एक जाति है, तो ये पाई जाती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, या हिंदी में बोलेंगे विषुवत रेखीय वन, ठीक है, विषुवत रेखीय वन या कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में ये पाए जाते हैं पिग्मी। और इसके अलावा 2-3 और याद रख सकते हैं आप, जैसे कि बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी में, कालाहारी। और पिग्मी तो बता दिया मैंने। रेड इंडियन याद रख सकते हैं, रेड इंडियन है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। और पंपास क्या है? ये घास के मैदान हैं जो कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। आइए इसे मैप में देखते हैं। ये है प्रशांत महासागर और ये भी है प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये है अटलांटिक ओशियन, ये है हिंद महासागर, और यहाँ पर है दक्षिणी महासागर। यहाँ है आर्कटिक महासागर, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, एशिया, और ये यहाँ से ये सारा है यूरोप, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में पाए जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चन नंबर 108, अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा अ काइंड ऑफ ग्रास, ठीक है, एक प्रकार के घास के मैदान है अल्फा अल्फा। और अल्फा अल्फा इसके अलावा जो है सवाना भी एक प्रकार के घास के मैदान है जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। कैंपोज कहाँ पाए जाते हैं? ये है ब्राज़ील में। और प्रेरी हैं नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरी घास के मैदान है नॉर्थ अमेरिका में। और पंपास कहाँ पे हैं? अर्जेंटीना में, ठीक है। इसके अलावा स्टेपी है यूरेशिया में, यूरेशिया। और एक और है वेल्ड्स पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, वेल्ड्स। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सवाना है पूर्वी अफ्रीका में, कैंपोज हैं ब्राज़ील में, प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, पंपास कहाँ पर हैं? ये है अर्जेंटीना में। और स्टेपी हैं यूरेशिया में, और वेल्ड्स हैं साउथ अफ्रीका में। इनमें से किस जगह को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है सेंटोस को। सेंटोस विश्व का कॉफ़ी पोर्ट या कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, इसलिए उसको कहवा का पात्र भी कहा जाता है। और ब्राज़ील में ही है सेंटोस बंदरगाह जिसको बोला जाता है कॉफ़ी बंदरगाह। अगला प्रश्न है, द लाइन ज्वाइनिंग द एरियाज हैविंग द सेम रेनफॉल इज कॉल्ड, मतलब समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं हम आइसोहाइट। और आइसोबार किसको बोलेंगे? आइसोबार बोलते हैं समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है। आइसोथर्म मतलब समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, और आइसोहेलिन होता है आइसोहेलाइन, ठीक है, समान लवणीयता के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। तो ये सारी जो है रेखाएं हैं जो कि मानचित्र की रेखाएं हैं, मानचित्र में रेखाएं खींची हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, तो ये सारे हैं उनके नाम। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। और जब गंगा नदी का उद्गम होता है वहाँ पर गंगा नदी का नाम भागीरथी होता है, ठीक है, भागीरथी। और भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है या गंगा का उद्गम स्थल एक ही बात है, तो ये हुआ है गौमुख से। गौमुख यहाँ पर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह है गौमुख, ठीक है, वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी फिर आगे चलकर मिलती है अलकनंदा में। तो जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं देवप्रयाग। एक बात और, जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है उसके पहले अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ठीक है, ये कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। क्लियर हुआ? अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, ये जहाँ पर मिलती हैं उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर आगे चल के अलकनंदा भागीरथी में मिलती है उस स्थान को बोलते हैं हम देवप्रयाग। और ये तीनों नदियाँ निकलती हैं उत्तराखंड से। अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, भागीरथी निकलती है गौमुख से, और मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से। और ये सारे स्थान जो हैं हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, भागीरथी निकलती है गौमुख से, राइट, अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, और मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से। तो ये तीनों जगह आपको याद रखनी है, ये तीनों जगह हैं उत्तराखंड में।
इसके बाद जब अलकनंदा और मंदा भागीरथी मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, फिर ये इलाहाबाद में पहुंचती है, इलाहाबाद में यमुना से इसका संगम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ती हुई और 3 नदियां और गंगा नदी में मिलती हैं, नेपाल से निकलती हैं, जो एक नदी है घाघरा और एक है कोशी और एक है गंडक। ठीक है, तीनों नदियां जो है नेपाल से निकलती हैं, नेपाल से भारत में प्रवेश करती हैं और फिर ये गंगा में मिल जाती हैं। इसके बाद पटना में जो है सोन नदी से गंगा नदी का संगम होता है, सोन नदी आती है मध्य प्रदेश से और फिर पटना में गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि दामोदर नदी बंगाल में काफ़ी बाढ़ लेके आती है, और कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक। फिर ये नदी पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा, ये आप देख सकते हैं मैप में पद्मा, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरते टाइम ये डेल्टा बनाती है, और वहाँ जहाँ पे डेल्टा बनाती है उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है गंगा नदी के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबरीमाला कौन से स्टेट में स्थित है? सबरीमाला स्थित है केरल में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्टेट इन 3 कंट्रीज़ की सीमा से मिलता है, या भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना की सीमा से मिलती है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम की सीमा इन तीनों देशों की सीमा से मिलती है, नेपाल, भूटान और चाइना। भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन होता है? माइका मतलब अभ्रक, हिंदी में इसको बोलते हैं अभ्रक। तो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। इसके अलावा भारत में झारखंड में होता है अभ्रक। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है यहाँ पर, तो इसका आंसर है राजस्थान। लेकिन इसके बाद यदि बात करें तो झारखंड में होता है, फिर होता है गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह है? खेड़ा। और झारखंड की बात करें तो पलामू में, पलामू एक जगह का नाम है। और मध्य प्रदेश में भी होता है अभ्रक, मध्य प्रदेश में होता है कटनी में और जबलपुर में और बालाघाट में। 3 जिले हैं, कटनी, जबलपुर और बालाघाट। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है बिलासपुर में। फिर है 5th 5 ईयर प्लान, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मूल उद्देश्य था पॉवर्टी रिमूवल, मतलब गरीबी हटाओ। तो इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को। 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक चली थी, जो कि हैरा-डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान था 56 से 61 तक, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, थर्ड थी 1961 से 66 तक, और इसी बीच जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ। भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, और फिर सूखा भी पड़ा था 1965 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण ये सारे थे, भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा। और अब पंचवर्षीय योजना को जो है रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये बनाया गया था 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये हैं उनके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो ये हैं राजीव कुमार, और सीईओ कौन है? सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, सीईओ हैं अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत पहले आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1952 में, और तभी जो है राज्यसभा का गठन हुआ और लोकसभा का। तो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अगस्त 1952 को, और लोकसभा का गठन किया गया था 6 मई 1952 को। ठीक है, 1952 में ही राज्यसभा का गठन हुआ था, और पहली लोकसभा का गठन भी 1952 में किया गया। इनकी तारीखें आप याद रख सकते हैं, 3 अगस्त 1952 राज्यसभा और 6 मई 1952 लोकसभा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? सेक्रेड मतलब पवित्र, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था भीमराव अंबेडकर ने, और ये संविधान के जनक हैं। और इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 32 में है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून, इसको जो है संविधान में कौन से संशोधन में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन में, जो कि 1985 में हुआ था।
इसके तहत एक 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। भारत में संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारत में संविधान का संरक्षक है द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है आर्टिकल 124 में और उच्च न्यायालय का उल्लेख है 214 में। ठीक है, 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का उल्लेख है 214 में। क्वेश्चन नंबर 120, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, तारीख थी 12 जुलाई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड मतलब NA से है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, आर से रूरल एंड डेवलपमेंट, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके चेयरमैन हैं GR चिंताला, GR चिंताला। ठीक है, और इसके पहले थे हर्ष कुमार भानवाला, तो इनको रिप्लेस कर दिया गया, अब हैं GR चिंताला। तो ये था सेट नंबर 6 जिसमें हमने 101 से लेके 120 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।